हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डे 27 का आज प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने डे 26 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो आगे देखने से पहले इससे पहले पीछे का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका होता हूँ और फिर से उसको रिपीट करना बार बार, इससे क्या होता है कि क्लास एक मतलब लंबी हो जाती है काफी। तो फिर मुझे भी नहीं लगता है कि आपका समय बेवजह मैं खर्च ना करूं। जो भी खर्च करूं 10-20 मिनट लूं तो वो 10-20 मिनट में आपको 100% जो चीजें दे रहा हूं सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस रहे, और जो पीछे की बातें मैं बताता हूं हर बार फिर मुझे नई चीज बतानी पड़ती है। इससे मुझे भी लगता है कि वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे। ये 2021 का प्रश्न है। 21 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो कल एक डिस्कस किया है मैंने भूस्खलन संबंधित, और एक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ भूकंप से संबंधित। ठीक, और 2022 में कल एक प्रश्न करूंगा, आपके सामने दूंगा अभी, और 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 2019 में 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर जो है मैं उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। डे 24 में गलती क्या हो गई थी, मतलब हो जाता कभी कभी, हर जगह तो सही लिखा था। जैसे यहाँ पर मैं ये छोटी सी जगह में कॉपी में 2021 डाला हूँ, ठीक है, तो वहां 2019 डाला था, बिल्कुल सही पड़ा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना था, यहाँ पर मैं भूल गया 2020 पर डाल दिया। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको कि ये चीज थोड़ा सा थंबनेल वगैरह इधर उधर हो सकता है, बाकी कंटेंट आपको बेहतर दूंगा। अगर थोड़ी सी भी गलती मुझसे किसी प्रकार की होती है तो मैं उसको बाद में, क्योंकि मैं खुद फिर से देखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ बोलते समय मेरी जबान स्लिप कर गई हो तो मुझसे कुछ गलत निकल गया हो, तो मैं उसको जो है दोबारा फिर से बता देता हूँ। इसी में मैंने जो है कल थोड़ी सी मतलब डाटा को लेकर के गलती क्या हुई थी, डाटा इधर उधर हो सकता है। कल का प्रश्न ये था कि भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों की चर्चा करनी थी। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी परिभाषा वगैरह सब कुछ बढ़िया से बताया था। बस यहाँ पर ये जो डाटा एनडीएमए का, यहाँ पर हम इसको जीआईएस भी ना लो, सिर्फ आप इतना देख सकते हो कि जो आप मान लो कि कोई डाटा लिख रहे हो तो आपको जो है एनडीएमए का नाम लेना है। यहाँ पर 2020 मैंने डाल दिया था, 2020 नहीं है वहां पे, केवल जो है एनडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 12.6% क्षेत्र। ठीक है, तो ये 12 कहीं पर ये परफेक्ट है, मैंने बिल्कुल जो है सरकार की वेबसाइट से निकाल के दिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कहीं कहीं पर 13% लिखा था, कहीं पर 15% लिखा था, मैंने उनको लिया ही नहीं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक दो वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सरकार की वेबसाइट से निकाला तो ये सही था। बाकी एक चीज मैंने यहाँ पर 2020 डाल दिया था, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, और एक जगह जो है मैंने एनडीएमए प्राधिकरण जो मैं मतलब प्रश्न लिख रहा था, तो एनडीएमए प्राधिकरण मतलब कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोलना था, तो वहां पर मैंने अधिनियम बोल दिया था। तो वो बाकी कंटेंट सही लिखा था, केवल बोलने में थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बताया कि मैं पिछले वीडियो में जो भी चीज बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा। अगर कोई चीज थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी तो मैं दूसरे दिन आकर उसका क्लैरिफिकेशन जरूर कर दूंगा, क्योंकि फालतू की चीजें मुझे नहीं बतानी है। मैं ऐसा नहीं कि आपको गुमराह करके गलत चीज पढ़ा दूं, इसलिए मैं बार बार करता हूं, इसलिए और कहीं गलती नहीं है। देखिए आप पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं, कहीं गलती को आपको नहीं निकलेगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये जो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम रणनीति 2020 थी, ये 2020 नहीं थी, यहाँ पर 2019 था। ठीक है, बस इतनी सी गलती है। मतलब गलती क्या है, ये तो मतलब डाटा होता है, डाटा तो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ता हूँ, और जहां से मैंने पढ़ा वहां पर वो भी कोई संस्थान हो गया या कोई सरकार की वेबसाइट, तो सरकार की वेबसाइट में तो 2019 था और मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि यही गलती वहां पर भी हुई थी। गलती क्या हुई थी, मैंने 2020 डाल दिया था, तो वो 2020 माइंड में था, तभी 2019 के क्वेश्चन में 20 पड़ गया और यहाँ भी पड़ गया, मतलब वो फ्रंट पेज में थंबनेल में। तो वो थोड़ी छोटी सी गलती है, उससे कोई दिक्कत, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। और जब मैंने अपने उस पर भी सुधार लिया है, मतलब जो प्रश्न लिखा है मैंने अलग सेव करके पीडीएफ रखा है कि आपको दूंगा, तो वहां पर मैंने सही कर दिया, तो आपको पीडीएफ जो दूंगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 है और यहाँ पर जो है आप एनडीएमए का डाटा ले सकते हो। ठीक है, एनडीएमए का नाम लेकर के, बाकी और कोई गलती नहीं है। ठीक है, बाकी परफेक्ट है, आप इसको बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से देख सकते हो। तो जहां पर गलती होगी हम थोड़ा सा आपको इसलिए बता देते हैं, क्योंकि भाई आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना करो, तो मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो मैं गलतियां तो नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं सीधे, हमें प्रश्न पर चर्चा करनी है। तो पहले हमारा रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। तो थर्ड पेपर में जीएस के थर्ड पेपर में आप जाओगे तो आपको जो है ये देखने को मिलेगा, ये चीज समान अध्ययन सिलेबस का। फिर इसके हम आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे, जिसमें 4-5 टॉपिक है, जैसे कि इकोनॉमी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और उसके बाद साइंस टेक आता है। टेक्नोलॉजी में वही साइंस टेक हो गया। मैं शुरू से ऐसे बता देता हूं कि ये जो है शुरू से एक से लेकर 10 तक टॉपिक इकोनॉमी से है। ठीक है, फिर उसके आगे 11 से 13 तक साइंस टेक से है। ठीक है, और 14 नंबर टॉपिक एनवायरमेंट से है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। 15 नंबर आप देख ही पा रहे हैं, इसी का डिस्कशन हम करेंगे आपदा प्रबंधन का, और 16, 17, 18, 19, 20 इंटरनल सिक्योरिटी से है। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं। आपदा प्रबंधन हमारे सिलेबस का पार्ट है। आप देखिए एक चीज ये है कि ये सिलेबस पाठ्यक्रम डिस्क्राइब नहीं, मतलब कि इसको ठीक से यूपीएससी ने बस केवल बोल दिया है कि आपदा एवं आपदा प्रबंधन,
अब आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ोगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, पीवाईक्यू देखना होता है। पीवाईक्यू मैं आपको बार बार दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो पीवाईक्यू अभी देखिए 2013 से लेकर 2022 तक के 21 तक के कर लिए, 2-3 साल के और बच्चे वो भी मैं करा दूंगा। तो 25 तक के आपने पेपर देख लिए, क्योंकि 2013 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था मेंस का, तो वहीं से देखना ज्यादा उचित होता मेंस का, ठीक है। प्री का 2011 से देख लो, लेकिन उसके पहले का भी मैं डिटेल डिस्कशन में हो सकता कराऊं, ठीक है। तो खैर वो अलग चीज है। तो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू देखना है, क्योंकि भाई सिलेबस डिफाइन नहीं है, पूर्णतः डिफाइन नहीं, तो हमें पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। अब पीवाईक्यू हमें ये बार बार कहता है कि जो करंट होता है, जो मेरा अनुभव रहा है कि करंट जो होता है उससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न बहुत बनाता है, GS3 में और GS2 में। तो इसलिए आपको करंट में बहुत फोकस रहना है। अभी मैं IR के भी प्रश्न लेकर के आऊंगा। अब मेरा जो टेलीग्राम है उसमें मैंने IR की कुछ शब्दावलियां जो दी हैं, तो जो बच्चे टेलीग्राम पे मुझे जुड़े हुए हैं उन शब्दावलियों को 50 शब्दावली मैंने दी है, वो 50 शब्दावलियों को बार बार पढ़िए, उससे संबंधित उन शब्दावलियों को ही घुमा घुमा के ही आपको मेंस में लिखना है, और पीटी में भी उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे। मैं यहाँ पर देखिए, आप कभी भी आप प्रश्न लिखिए, जो बिगनर है उनको मैं, मेरा अनुभव जो है मैं उसको आपके समझ साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मेरी इस सलाह को आपको अपनाना चाहिए, तो आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको केवल और केवल प्रश्न को समझना है, भले आपको 10 दिन लग जाए, लेकिन प्रश्न को समझना है, पीवाईक्यू देखना है, प्रश्न को समझना है, पीवाईक्यू देखना है, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, तुरंत लिखने नहीं लगना है, ठीक। थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़िए। अभी क्या है कि जैसे आपदा प्रबंधन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने ये पढ़ लिया, तो इसके बाद जब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे जीएस के, तब तुम्हारा और जो उत्तर होगा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि 13 सब्जेक्ट है, 13 पिलर है यूपीएससी में, GS 1 2 3 4 करके 13 मिलाओगे तो 13 सब्जेक्ट है। अगर 13 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए जीएस के, तो आपका उत्तर अभी जो उत्तर लिख रहा है उससे बेहतर लिख पाओगे। क्योंकि एक दूसरे पर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके एक दूसरे से मिला के लिखा जाता है, तो बेहतर उत्तर लिखा जाता है। चलिए तो सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा चर्चा ज्यादा हो जाती है। चर्चा क्या हो जाती है, ये चीज बतानी होती है मुझे, इसलिए मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखा, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता मैंने उस दिन बहुत बढ़िया से चर्चा की थी, आप लोग जाकर के पिछले वीडियो में देख लेना कि विवेचना की गई है। पिछले 3 दशकों में, मतलब 30 सालों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। केवल उदाहरण देना है, उनकी कुछ विशेषताएं कि उन्होंने क्या, मतलब क्या क्या नुकसान हुआ उससे, ठीक है। तो ये बताना। तो ये देखिए, ये प्रश्न क्या है, तो पहले आपको सिर्फ भूमिका लिखनी है, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ, यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ। कुछ बच्चों को लगता होगा कि कहीं सर जो है कहीं से देख दाख के तो नहीं आ रहे हैं, जो पहले से सेट कर लेते हैं फिर हमको बताते हैं। तो पहले मैं यही बता देता हूँ कि भूमिका लिखनी है। भूमिका में आपको भूकंप की परिभाषा से भी स्टार्ट कर सकते हो, रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो एनडीएमए का डाटा उठा लो कि एनडीएमए के डाटा के अनुसार, या GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, भौगोलिक भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण जो है विभाग है, वो भी हमारे आंकड़े देता है, ठीक है। मानचित्र वगैरह आपदाओं से संबंधित मानचित्र, जैसे भूस्खलन का दे देता है, भूकंप का दे देता है। तो उसके अनुसार एनडीएमए के अनुसार या GSI के अनुसार लगभग 59% क्षेत्र जो है हमारा भूकंप प्रभावित है। तो ऐसे डाटा डाल करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या हाल की कोई घटना हो गई हो भूकंप से संबंधित, उसको भी उठा सकते हो। अब यहाँ पर भारत का पूछा है, लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जलालाबाद में भूकंप की घटना हुई। अगर वैश्विक संदर्भ में पूछता तो आप वहां से उठा करके लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल भारत की बात की गई, इसलिए हम उसको डाटा में नहीं उठाएंगे। लेकिन हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए थोड़ा सा आप जिक्र कर सकते हो कि यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी लपेट के लिख सकते हो। ये लिखने की कला जब डेवलप हो जाएगी तभी लिख पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य भाग में आपको 2 पार्ट में लिखना है इसको। फर्स्ट पार्ट में आपको ये भेद्यता की विवेचना करनी, भारत की भेद्यता की, और पिछले कुछ 10 दशकों में भूकंपी द्वारा उत्पन्न आपदाओं के उदाहरण देना। तो दूसरा पॉइंट आपदाओं के उदाहरण में दे देना है, जैसे भुज का भूकंप है, फिर कश्मीर का भूकंप है, सिक्किम का भूकंप है, ठीक है। हाल में आपने देखा होगा 2015 में सबसे भयंकर भूकंप आया था नेपाल बिहार बॉर्डर के आसपास, ठीक है। तो उसका भी जिक्र कर सकते हो। बस छोटा सा निष्कर्ष दे देना है आपको। निष्कर्ष पहले आप थोड़ा सा मैप वैप का भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर कि आंकड़े से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपदा या भूकंप की परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हो, और तीसरी चीज क्या है कि हाल की घटनाएं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जो बताया, हाल की कोई घटना हो गई है उससे भी उठा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3rd पेपर का है। लेकिन अगर यही प्रश्न मतलब घुमा करके, ये तो प्रश्न डायरेक्ट आपदा से पूछ लिया, लेकिन भूकंप से संबंधित अगर 1st पेपर में प्रश्न आ जाए तब कैसे लिखोगे? तो वहां पर सिंपल परिभाषा में लिखना है आपको कि भूकंप का तात्पर्य अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली तीव्र गति से कंपन से है, ठीक है। इसमें प्लेटों का आपस में टकराव, या एक दूसरे से दूर जाना, या एक दूसरे के ऊपर, जैसे होती ना कि जैसे हिमालय जो है कि एक दूसरे के ऊपर जो है चट्टानों का, ये महाद्वीपी प्लेटो, इस तरह से परिभाषा लिख सकते हो कि प्लेटों का टकराव, उसमें महाद्वीपी टकराव हो सकता है, महासागरी टकराव हो सकता है, महासागरी भी टकराव हो सकता है। ये सब मैंने वीडियो में चर्चा पिछले में की है, तो आप जाकर के देख सकते हो। फिर मैंने ये प्रश्न को, जैसे भेद्यता की विवेचना करनी, अनियोजित शहरीकरण, घनी आबादी, ठीक है, ये सब कारण बनते हैं। भूकंपी मानकों की कमी, आप मानक को नहीं अपनाते हो। भूकंप संहिता जो होता है ना, भूकंपी संहिता, उनका अनुपालन न करना। भूकंपी संहिता क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे,
हाँ, ये भूकंपी भवन संहिता, ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स बने हैं। भूकंपी, क्योंकि गलत में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा देख करके आपको बता दिया कि ठीक है। तो यहाँ अनियोजित शहरीकरण, घनी आबादी, भूकंपी मानकों की कमी और भवनीय संरचनाओं की कमजोरी, ये सब भूकंप की भेद्यता। भेद्यता आपको पता है, कमजोरी बताता है कि अगर ये अनियोजित शहरीकरण मतलब किसी भी तरीके से बिना किसी मानक के शहरीकरण करते जा रहे हो, आप वैज्ञानिक शहरीकरण करते जा रहे हो, मतलब कोई तरीका नहीं है, और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भी होटल बनाते चले जा रहे हो, पर्यटन स्थल बनाते चले जा रहे हो, लेकिन कल को अगर भूकंप आया, प्लेटें टकराई, तो जन धन की हानि होगी, तो जो आपने खर्च किया है वो नुकसान में चला जाए। इसलिए पहले वैज्ञानिक तरीके से कुछ ज्यादा खर्च करके अच्छी तरीके से बनवा लो। बिल्ड बैक बेटर तकनीक को अपनाओ, कि मतलब अगर पहले से ढह गया है, अगर हम दोबारा बनाएं तो उससे बेहतर बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में भूकंप से वो लड़ सके, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद आने वाले भूकंप, पिछले 3 दशकों में जो भूकंप आए उनकी बात कर देनी। गुजरात का भुज 2001 में काफी नुकसान किया इसने। फिर कश्मीर का भी कर सकते हो, सिक्किम का भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। फिर निष्कर्ष में आपको एनडीए में राष्ट्रीय रणनीतियों की जिक्र कर सकते हैं। जापान का उदाहरण दे सकते हो कि जापान के द्वारा अपनाई गई तकनीकियों को हमें अपनाना चाहिए। साथ में बिल्ड बैक बेटर तकनीक, भूकंपी भवन संहिताओं का पालन करके हम भूकंप से होने वाली क्षति को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, या भूकंप से होने वाली जो क्षति है उसको बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। तो आगे चलते हैं, मैंने कैसे लिखा है। जिन्होंने, जो बिगनर हैं, उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए, और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो यहाँ तक फ्रेमिंग देख के जा सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखो, उससे फ्रेम मुझे, क्योंकि ये सब चीजें से मैं मतलब नहीं रखता। हिंदी माध्यम का बच्चा बस बेहतर तरीके से लिख ले, बस उसके लिए है। हिंदी माध्यम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए फिर 2021 का प्रश्न है। आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, तो मैं दोबारा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें समय भी ज्यादा खर्च होता है। तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ कैसे मैंने लिखा। मैंने देखिए सिंपल डाटा से उठा लिया इसको, कि भारत विश्व के सर्वाधिक भूकंपी प्रवण देशों में से एक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत का लगभग 59% भूभाग, ठीक है। मैंने यहाँ राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण, यहाँ पर डाटा सही है इस बार, ठीक है, मैंने ध्यान दिया है, ठीक है। तो से तीव्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है, ठीक। यह भेद्यता मुख्यतः भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के क्षेत्र में इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आपको पता है कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से जब टकराव होता है तो भूकंप जैसी भारत में घटना होती है, ठीक। फिर उसके बाद भारत में भूकंपी जोन 5, ठीक है, क्षेत्र उच्च जोखिम वाले हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र जोन 5 में आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कच्छ वाला क्षेत्र, भुज जहां पर आपने देखा। ये क्षेत्र कैसे होते हैं, ये थोड़ा से मतलब जोन जो होता है इसका 5 बहुत ज्यादा अत्यधिक विनाशकारी जोन है, मतलब यहाँ पर ज्यादा खतरा है, ठीक। फिर इसके कारण मैंने बता दिया। यहाँ पर विवेचना लिखनी थी, मैंने विवेचना लिखना में यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। तो आप लोग लिख सकते हो, हेडिंग में नहीं डाल सकते हो, छोड़ भी सकते हो। हेडिंग डाल दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उससे साफ साफ दिखता है। तो अनियोजित शहरीकरण, इसको एक पॉइंट बना सकते हो। दूसरा पॉइंट बना दो घनी आबादी, यहाँ हेडिंग डाल दो विवेचना, ठीक है, भेद्यता की विवेचना, और उसमें लिख दो अनियोजित शहरीकरण एक, दूसरा घनी आबादी, तीसरा भवनीय संरचनाओं की कमजोरी, भूकंपी मानकों की अनदेखी इस भेद्यता को बढ़ाते हैं। देखिए ये भी ध्यान रखना होता है कि हमको 2 पेज मिले होते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा अगर तुमने जगह पॉइंट बना के लिखा तो जगह घिर जाएगी, तो ज्यादा पॉइंट भी नहीं आ पाएंगे और उत्तर भी फिर मतलब अपूर्ण जैसा लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमको जो ज्यादा, मैं तो यहाँ पर स्वतंत्र हूँ क्योंकि मेरे पास पेज हैं, आप भी स्वतंत्र है, लेकिन पेपर में तो आपको 2 ही पेज मिलेंगे ना, तो अभी से हमको प्रैक्टिस करके चलना। हालांकि मैं 1-2 पेज बढ़ा ही देता हूँ क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। फिर पिछले 3 दशकों में भूकंप के उदाहरण बताते हैं। नेपाल बिहार भूकंप 2015 में आए, उसका मैंने बता दिया। सीमा क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव हुआ, ठीक। फिर सिक्किम में भूकंप 2011 में भूस्खलन और अवसंरचनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। फिर कश्मीर में 2005 में आया, पर्वतीय ढांचे और संचार तंत्र का भारी क्षति हुई। फिर भुज का भूकंप 2001, अत्यधिक खतरनाक भूकंप, बहुत अधिक जनसंख्या में जनधन की हानि हुई, ठीक। इस तरह से थोड़े से उदाहरण मैंने बहुत नॉर्मल उदाहरण लिए। आप इस मुझसे भी बेहतर अगर उदाहरण आपको पता हो तो मुझसे भी बेहतर लिख दी। फिर यहाँ पर मैंने जो है मैप बनाया है। अब मैप को मैंने देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से यूज करती है। ग्रीन कलर मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको समझाना था और जोन बताने थे अलग अलग, इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने यूज कर लिया। आप सिर्फ 2 ही जो है पेन का यूज कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू, क्योंकि ब्लैक में तो मैंने अगर 2 चीजें बतानी होती तो ब्लैक ब्लू कर देते। अब यहाँ पर 4 जोन बताने थे, जो जोन 5, जोन 4, जोन यहाँ भी 5 है, और जोन 2 और जोन 3। तो यहाँ पर 3-4 चीजें बतानी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ गया। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करें। बाकी यहाँ पर केवल 2 ही पेन यूज करिए, ब्लैक और ब्लू, ठीक। अंडरलाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र है, ये भुज वाला गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश इसके आसपास का, ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड, और इधर का क्षेत्र ये आपका नीचे का क्षेत्र है दार्जिलिंग वगैरह के आसपास, मतलब हिमालयी क्षेत्र पूरा पूर्णतः। यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी काफी, हिमालय की चोटी यहाँ तक भी आती ना। तो ये सब क्षेत्र जो है भूकंपी मतलब अति प्रवण क्षेत्र में आता है, मतलब खतरनाक स्थिति में आता है। तो इसको जोन 5 में दिया गया है, ठीक है, जोन 5।
और जोन उसके नीचे कम जोन वाले, तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र आपका जोन 4 में आता है, ठीक, यहाँ तक का क्षेत्र। फिर उसके बाद ये क्षेत्र जोन 2 में आता है, ये क्षेत्र जोन 2 में आता है। फिर ये क्षेत्र, ये और ये क्षेत्र आपका जोन 3 में आता है। तो ये आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने कर दिया था, बाकी आप उससे और बड़ा मैप बनाओगे ना तो उससे और समझ, लेकिन वहां पर जगह नहीं होती, इसलिए आपको थोड़ा से में ही समझाना है। तो आप इसमें से केवल 2 ही जोन ले सकते हो, जोन 5, जोन 4, क्योंकि उससे क्या है कि जो है ज्यादा जोन ये इतने खतरनाक नहीं, 3, 2 इतने खतरनाक नहीं, लेकिन जोन 5 और जोन 4 बहुत ज्यादा जो खतरनाक होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ 5 लिखा है इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र है, बाकी ये चारों को तो मैंने एक जगह लिख दिया, ऐसे एरो बनाकर, ऐसे ये एरो ये बनाकर चारों को एक जगह लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मुझसे बेहतर भी प्रदर्शन, आप जितना अच्छा प्रदर्शन करोगे नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर तो मैंने बहुत जल्दी प्रश्न लिखा है क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण के लिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण मतलब भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए जापान जैसे देश से सीखना चाहिए। साथ में यहाँ पर आप अपने बना के लिख सकते हो, मैंने सिंपल लिखा है, एनडीएमए की राष्ट्रीय रणनीतियों, भूकंपीय भवन संहिताओं के पालन तथा बिल्ड बैक बेटर जैसे सिद्धांतों को अपनाकर भूकंप से होने वाली क्षति को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल कम, खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई प्राकृतिक घटना है, बार बार होती है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं कम कर सकते, लेकिन एक प्रयास तो अच्छा कर ही जा सकते हैं कि हम अगर इन जो मैंने निष्कर्ष में लिखा इन बातों को अगर अपनाते हो तो बहुत हद तक उसकी क्षति को, उसकी प्रभाविता को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और कल के लिए प्रश्न जो है आप लोग प्रैक्टिस करना, ये डे 28 का आप लोग देखिए, 2022 का प्रश्न है, एक ही प्रश्न आया था, और बेहतर तरीके से देखिए। इसके बाद भी जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, IR वगैरह जैसा भी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसको बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर फॉलो करिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पढ़ता हूँ तो आप लोगों को साझा करता रहता हूँ, ठीक। तो धन्यवाद।